हे एग्जाम्स नेट के चैंपियंस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट्स, आपने हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को ज़रूर विजिट किया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर और भी मिलते-जुलते बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स उनकी डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, इस पेपर में, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी स्टेनो ग्रेड सी एंड डी 17 नवंबर 2022 का शिफ्ट 2 का पेपर। इस पेपर में हम करने जाएंगे, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने जाएंगे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वेरी बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है, नीचे दो कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य माने भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो, और निर्णय की निष्कर्ष दिए गए कथनों का अनुसरण करता है या नहीं। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम वेन आरेख का प्रयोग करेंगे। ये कहता है, पहला कथन आपका है कि सभी आंखें नाक हैं। तो अगर ये आंखें हैं तो सभी आंखें नाक है। तो कुछ इस प्रकार से आगे कुछ नाक जो है वो होंठ है। कुछ नाक जो है वो होंठ है। तो पहला निष्कर्ष है कुछ नाक आंखें हैं, यह बिल्कुल सत्य है। कुछ नाक, देखिए ये वाली नाक जो है वो आंखें हैं, ये सत्य है। दूसरा, सभी होंठ नाक हैं, ये असत्य है। सभी होंठ नाक नहीं, यहाँ पर दिया गया है कि कुछ होंठ नाक है। तो दूसरा वाला आपका सत्य है, तो इसका मतलब पहला अनुसरण ही सत्य है, जिसको देखते हुए पहला विकल्प आपका सही उत्तर। आशा करती हूँ समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, 3 कथन और उसके बाद 1, 2, 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। अभी हमने प्रश्न किया था, उसके जैसे ही दूसरा प्रश्न है, कोई वर्षा भूकंप नहीं है। तो अगर यहाँ पर वर्षा है और यहाँ पर भूकंप, कोई भी वर्षा भूकंप नहीं है, सभी वर्षा बाढ़ हैं। तो सभी वर्षा बाढ़ है। तीसरा कथन, कुछ वर्षा जो है वो सूखा है। तो कुछ वर्षा वो सूखा है, इसका मतलब कुछ इस प्रकार से है। तो कुछ वर्षा जो है, देखिए वो कुछ वर्षा बाढ़ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो हम इसमें ये कर लेते हैं, इस प्रकार से इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर वर्षा, यहाँ पर बाढ़ और यहाँ पर सूखा और यहाँ पर भूकंप। पहला आपका है कुछ बाढ़ भूकंप है। यह सत्य है, क्योंकि बाढ़ और भूकंप के बीच में कोई भी निश्चित संबंध नहीं दिया गया, इसलिए यह केवल संभव हो भी सकता है और या नहीं भी। दूसरा, कुछ सूखा भूकंप है, यह भी गलत है, क्योंकि सूखे और भूकंप के बीच में भी कोई सीधा संबंध हमें नहीं दिया गया। तीसरा, कुछ बाढ़ जो है वो सूखा है। देखिए बिल्कुल कुछ बाढ़ यहाँ पर सूखा है, तो ये सत्य है। तीसरा निष्कर्ष मेरा बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या है कि मेरा केवल तीसरा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि ए प्लस को दर्शाता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ए प्लस को दर्शा रहा है, बी गुना को, सी घटाव को और डी जमा को दर्शाता है, तो निम्नलिखित में समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा? तो ये रहा आपका समीकरण। चलिए समीकरण को एबीसीडी के अनुसार लिख लेते हैं। ये बनता है 196, डी है आपका जमा, तो यहाँ पर आ जाएगा जमा। माफ कीजिए, डी आपका भाग था। एक सेकेंड, ये गलती हो गई, यहाँ पर भाग था। तो यहाँ पर भाग 196 भाग 2 जमा 3 माइनस 4 बराबर है 4 क्वेश्चन मार्क 5। बी आपका गुना था 2। अब इस प्रश्न को करने के लिए हमें बॉड मास का ध्यान रखना होगा, जो कहता है पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब अंत में सब्ट्रैक्शन का हल किया जाएगा।
तो चलिए इसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। अब ब्रैकेट्स के अंदर भी सबसे पहले जमा किया जाएगा 196 भाग 5 माइनस 4 बराबर है 6 और यहाँ पर 5 गुना 2। देखिए इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं मालूम यहाँ पर भाग आ रहा है या क्या आ रहा है। तो पर भाग भी आ जाएगा तो ये कर सकते हैं इसको, क्योंकि अगर यहाँ पर भाग भी आता है तो उसके हिसाब से ये अवतरित आई मीन चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए ये हो जाएगा 4 क्वेश्चन मार्क 10। अब यहाँ पर आएगा 196 भाग 1 4 क्वेश्चन मार्क 10। 196 बराबर है 4 और 10 में। तो प्रश्न नंबर 3, यदि ए प्लस को दर्शाता है, बी गुना को, सी माइनस को और डी भाग को। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न में ए जमा बी गुना सी माइनस और डी जो है वह भाग को दर्शाता है, तो इस समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो चलिए समीकरण लिख लेते हैं। ये होगा 196 भाग 2 जमा 3 गुना 4 बराबर है 4 क्वेश्चन मार्क 5 गुना 2। तो इस प्रश्न को करने के लिए हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा? यस, आपको ज्ञात है कि यहाँ पर हमें बॉडमास का ध्यान रखना होगा, जो कहता है सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और अंत में डिवीजन की सब्ट्रैक्शन की जाती है। इसके अनुसार 196 यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, जो कि कहेगा आपको 2 जमा 12 बराबर 4 भाग 10। तो ये आएगा 196 भाग 14 बराबर 10। ये तो 196 को 14 से भाग करूंगी, मेरे पास 14 आता है और यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसका अर्थ ये है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर जमा आना चाहिए, तभी तो अगर ये जमा रहेगा तभी तो यहाँ 14 बनेगा। और जमा है साइन ए का, इसको देखते हुए ए प्रश्न ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आका है प्रश्न नंबर 4, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं हैं। ज्ञान ध्यान दे, संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, जैसे अगर 13 है तो 13 को 1 और 3 में आप नहीं तोड़ सकते हैं और उस पर कोई भी गणितीय संक्रियाएं नहीं कर सकते हैं। आपको 13 पूरा ही लेना पड़ेगा और उसके ऊपर सारी गणितीय संक्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो अब यहाँ पर आपको 2 समुच्चय दिए गए हैं, इनमें आपको तर्क की स्थापना करनी है और फिर ये ज्ञात करना है कि इनमें से कौन-सा विकल्प इस तर्क की अनुसरण करता है। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास है 13, 34 और 68। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे देख से ही पता लग रहा है कि अगर मैं पहली संख्या में 2 गुना करती हूँ तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाती है और अगर मैं दूसरी में 2 गुना करती हूँ तो मेरे पास तीसरी संख्या आ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए पहला है 13, 34 और 68। ये 34 देता है और 34 को मैं 2 से गुना करती हूँ तो मेरे पास 68 आता है। इसी प्रकार 24, 48 और 96। 24 को 2 से गुना करूंगी तो मेरे पास 48 आएगा और 48 को 2 से गुना करूंगी तो मेरे पास 96 आ जाएगा। तो देखिए चलिए हम चारों विकल्पों को उठाते हैं, ए बी सी डी। पहला विकल्प है आपका 31, 62 और 106। दूसरा है 26, 52 और 156। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं 31 को 2 से गुना करती हूँ मेरे पास 62 आता है, जो सही है। 62 को 2 से गुना करूंगी 124 आता है, जो कि तीसरी संख्या नहीं है। तो यानी कि पहला विकल्प मेरा गलत है। दूसरे विकल्प में 26 को 2 से गुना किया जाए तो मेरे पास 52 आता है। 52 को 2 से गुना करती हूँ तो 104, जो कि यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि बी ऑप्शन भी मेरी गलत है। आगे है 29, 58, 29, 58 और 116 और डी ऑप्शन में 14, 42 और 84। तो यहाँ पर अगर मैं 29 को 2 से गुना करती हूँ मेरे पास 58 आता है और उसको अगर मैं 2 से गुना करती हूँ मेरे पास 116 आता है, यानी कि सी मेरा सही उत्तर है।
चलिए डी को भी देख लेते हैं एक बार। 14 में 2 गुना किया 28 आया, जो कि यहाँ पर दूसरी संख्या नहीं है, तो इसका मतलब डी भी गलत ऑप्शन है। तो बचता क्या है मेरे पास? ऑप्शन सी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5। ये कहता है 7 व्यक्ति आई, वाई, यू, ओ, यू, आर, पी और टी उत्तर दिशा में मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब दिया गया है P सबसे दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर देखिए, ये सब उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं और ये आपका दायां है और यहाँ पर बायां है। दिए गए प्रश्न में P दाईं ओर बैठा है, सबसे दाईं ओर। R के दाएं ओर केवल 6 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए आर के दाएं ओर केवल 6 व्यक्ति, यानी कि आर 7वें, यानी कि दूसरे स्थान पर होगा। आर के दाएं ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आर यहाँ पर होगा। अब आगे आपको दिया हुआ है वाई पी के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। वाई पी के बाएं से चौथे स्थान पर, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर वाई। तो ये भी हो गया मेरा। टी आर का निकटतम पड़ोसी है, तो टी यहाँ पर है। आगे आई आर के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है। तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हो गया आई। और क्या दिया हुआ है? ये भी हो गया। यू और टी वाई के निकटतम पड़ोसी हैं। यू और टी वाई के निकटतम पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर यू आ जाएगा, क्योंकि वाई का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर यू है, तो माफ कीजिए टी है, तो यू इधर आ जाएगा। तो अब बचता कौन है? एक ही बचता है, ओ। ओ यहाँ पर बैठ जाएगा। ये हमारा सही क्रम है। अब दिया हुआ पंक्ति के केंद्र में कौन बैठा है? तो केंद्र में तो यू बैठा हुआ है, जिसको देखते हुए तीसरा विकल्प मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 6। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं दिए गए समुच्चय की संख्याओं के समान संबंधित हैं। ध्यान दीजिए, वही है कि 13 को हमें तोड़ना नहीं है, जैसे 1 और 3 में नहीं तोड़ना। कोई भी है आपके पास, जैसे 201 है, उसको 2, 0 और 1 पर तोड़कर उनके ऊपर में गणितीय संक्रियाएं नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए इन दोनों समुच्चय में कौन सा तर्क दिया गया है उसका अनुसरण करते हैं। यहाँ पर पहला है मेरे पास समुच्चय 3, 3, 9, 440 और 541। इस प्रकार अब इनको देखते हुए यहाँ पर मेरे पास जो पहली संख्या है और तीसरी संख्या है, अगर उसमें मैं जमा करके उसको 2 से भाग कर देती हूँ, तो मेरे पास, माफ कीजिए, दूसरी संख्या आ जाएगी। देखिए, यहाँ पर देखते हैं। पहली थी 339 और दूसरी है 541। इन दोनों को जमा करके 2 से भाग कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा ये 0, 8 और 8। 2 से भाग करूँगी तो 440। इसी प्रकार दूसरा समुच्चय है 201, 302 और 403। 403 और 201 को जब मैंने जमा किया और इन दोनों को भाज्य किया आपस में 2 से, तो ये मेरे पास आएगा 302, जो कि दूसरी संख्या है। तो चलिए सभी विकल्पों को देख लेते हैं एक-एक करके। 388, 488 और 590, 332, 432 और 533। तो सबसे पहले 338 और 590 को जमा करके इन दोनों को 2 से भाज्य कर देते हैं। ये मेरे पास आएगा 8, 7, 9 भाज्य 2, जो कि होगा 4, 6, 9। माफ कीजिए, 4, 8, 9, जो कि 488 के बराबर नहीं है, तो ए विकल्प मेरा गलत है। आगे है 332 जमा 533 भाग 2, तो ये 5, ये 6 और ये 8 भाग 2, ये बराबर रहेगा इसके।
तो ये भी मेरा 432 के बराबर नहीं है, तो बी विकल्प भी मेरा गलत हो गया। अब सी विकल्प पे चलते हैं, ये है 437, 538 और 639। तो इनको मैं जमा करती हूँ और 2 से भाज्य करती हूँ, तो मेरे पास आएगा यहाँ पर 6, 7 और 11, सॉरी 10। इसको 2 से भाज्य किया तो 5, 3 और 8, जो कि मेरा दूसरा नंबर है। यानी कि ये मेरे इस तर्क का अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन सी। चलिए डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, 536, 638 और 738। 536 में 738 को जमा किया और 2 से भाज्य किया तो 4, 7 और 12 भाज्य 2, 6, 3 और 7, जो कि 6, 3 और 8 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी भी मेरा गलत है, तो इसमें अर्थ हुआ कि सी ऑप्शन जो है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 7, 3 कथन और उसके बाद 1, 2, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों को देखना है और उसके बाद ये याद करना है कि कौन-सा निष्कर्ष इन कथनों का अनुसरण करता है और कौन-सा नहीं। इस प्रश्न के लिए हम अपने वेन आरेख का ही उपयोग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले कोई चादर तकिया नहीं है। कोई चादर तकिया नहीं है, इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। कुछ तकिए जो हैं वह कंबल हैं और सभी कंबल जो हैं वह गलीचे हैं। ये देखिए, सभी कंबल गलीचे हैं। तो अब इसको देखते हुए पहला निष्कर्ष था, कुछ तकिए गलीचे हैं। यह बिल्कुल सत्य है, क्योंकि तकिए का वह हिस्सा जो कंबल है वह गलीचे भी है। दूसरा, सभी कंबल कभी भी चादरें नहीं हो सकती हैं। ये भी सत्य है, सभी कंबल चादर नहीं हो सकती है। यहाँ पे दिया हुआ है कोई चादर तकिया नहीं है और कुछ तकिए कंबल हैं, तो कोई भी कंबल जो है वह कभी चादर नहीं हो सकते। ये सत्य है। तीसरा, कुछ गलीचे चादरें हैं। ये असत्य है, क्योंकि गलीचे और चादरों के बीच में कोई भी संबंध नहीं दिया गया, इसलिए ये केवल संभव हो सकता है। इसको देखते हुए चौथा विकल्प मेरा सही उत्तर है कि पहला और दूसरा निष्कर्ष इसका अनुसरण कर रहे हैं। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो श्रृंखला है 4, 21, 39, 65, 100, 199 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इन दोनों में 17 का फर्क है, इन दोनों में 18 का, 26, 35, 99। अब इन दोनों में कितना फ़र्क होगा? अब यहाँ पर देखिए, 17 और यहाँ पर मैंने 1 जमा किया तो 18 आ गया। 18 में जब मैंने 8 जमा किया तो यहाँ पे 26 आ गया। अब यहाँ पे जब मैंने 9 जमा किया तो 35 आया। यहाँ पे जब मैंने उम, माफ़ कीजिए, कितना जमा हुआ है, 64 जमा हुआ तो मेरे पास 99 आया। तो आप कुछ देख रहे हो, ये क्या है? 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ये तो 3 का स्क्वायर है और ये 4 का क्यूब है। अच्छा, अगर मैं इसको स्क्वायर ही लिख लेती हूँ तो 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, आगे क्या होगा? 5 का स्क्वायर, यानी कि 25। यानी कि यहाँ पर 25 ऐड होगा, तो 99 जब 25 ऐड हुआ, 99 में 25 ऐड हो गया तो ये आया 124, और 199 में जब मैंने 124 को जमा किया तो मेरे पास आया 323। तो 323 है इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से
3 एक निश्चित तरीके के समान है और एक भिन्न है, उस भिन्न को चुनिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें इस्तेमाल करना होगा अल्फ़ाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है। इसको मैं बना देती हूँ और प्लीज़ इसको आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये इतने क्वेश्चन्स में यूज़ होता है। 4-5 तो मिनिमम है। इनमें ये यूज़ होगा ही होगा। आई मीन उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। काफ़ी क्वेश्चन्स में, काफ़ी प्रश्नों में इसका उपयोग होता है। तो देखिए इसको बनाते कैसे हैं। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, P, इसके नीचे लिखते हैं ध्यान से, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो अब चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। सबसे पहली ऑप्शन है HS, V और W, ये आपका पहला विकल्प। दूसरा है E, V, T और R। अब देखिए H और S इन दोनों में ऐसे तो कुछ भी नहीं, पर ये ऑपोजिट हैं। नहीं जी, ये ऑपोजिट हैं और यहाँ पर E और V भी ऑपोजिट हैं। चलिए C यहाँ पर लिख लेते हैं, D यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये है G, T, R और P और B, Y, W और U। तो ये दोनों देखिए G और T भी ऑपोजिट हैं और B और Y भी ऑपोजिट हैं। तो ये भी ऑपोजिट और ये भी ऑपोजिट। ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए S, S कहाँ पर है? ये रहा। S है 19वें स्थान पर, V है 22 और 23। इसी प्रकार T है, कहाँ गया? 20, 18 और 16। Y है 25, 23 और 21। V आपका है 22 पर, ये है 20 पर और ये 18 पर। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जमा 3 जमा 2 और कोई भी तर्क नहीं बैठ रहा यहाँ पर। यहाँ पर -2, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर -2 और यहाँ पर भी -2 और यहाँ पर भी -2। तो सभी में ज्यादातर कौन सा तर्क हो रहा है? पहले ऑपोजिट, फिर -2, फिर -2। सिर्फ एक ए ऑप्शन है यहाँ पर +3 आ रहा है। तो इसका मतलब ऑड कौन सा हो गया? जी, पहला विकल्प ऑप्शन ए ऑड हो जाएगा। यह भिन्न है, ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 10। ये कहता है कि एक टाउन ए और बी के उत्तर पश्चिम में है। अच्छा, तो ये अब दिशाओं के बारे में बात कर रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न को मैं पढ़ती जाऊंगी और साथ साथ हल करते जाएंगे। उसके पहले दिशाओं का ज्ञान ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपकी उत्तर दिशा रहती है, यहाँ पर आपकी दक्षिण दिशा रहती है और यहाँ पर मेरा पूर्व और यहाँ पर पश्चिम दिशा रहती है। तो पहला दिया गया है आपको कि टाउन ए जो है वो टाउन बी के उत्तर पश्चिम में, यानी कि इस दिशा में है, यहाँ पर कहीं पर। तो यहाँ पर टाउन ए वो टाउन बी की उत्तर पश्चिम दिशा में है, यहाँ पर टाउन बी हो जाएगा। अब टाउन डी टाउन सी के उत्तर में है। टाउन डी उत्तर में है, तो यहाँ पे मान लेते हैं टाउन डी हो गया और यहाँ पे मान लेते हैं कि सी हो गया। जी। अब टाउन बी टाउन सी के पूर्व में है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे देखिए टाउन बी जो टाउन बी के सी के पूर्व में है। टाउन एम टाउन बी के उत्तर में है। अब यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे मान लेती हूँ मैं एम है कहीं पर। टाउन डी टाउन ए के दक्षिण पूर्व में है। टाउन डी टाउन ए के दक्षिण पूर्व में, यानी कि इस डायरेक्शन में, बिल्कुल सही। आगे है टाउन एम टाउन ए के पूर्व में है।
टाउन एम टाउन ए के पूर्व में, ये भी सही है। टाउन बी के संबंध में टाउन डी की स्थिति क्या है? तो टाउन बी के संदर्भ में टाउन डी की क्या स्थिति है? तो इसको देखिए ना, अगर यहाँ पर बी है, इन दोनों को अगर मैं देखती हूँ, ऐसे नहीं, एक मिनट, तो अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ, ये किस दिशा में जा रहा है? ये है आपका उत्तर पश्चिम दिशा। देखिए इस डायरेक्शन में तो उत्तर पश्चिम आती है, तो उत्तर पश्चिम दिशा, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में कथन के नीचे दो निष्कर्ष दिए गए हैं, तो पहले कथन को देख लें। ठीक है, यहाँ पर देखिए एस जो है वो कम है बराबर पी के बराबर है, यू के कम है टी के ज्यादा है वी के, ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स है, या एक्स जो है वो ग्रेटर देन वाई है। तो पहला है आपके पास टी जो है वो एस से बड़ा है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है कि एस पी से बड़ा छोटा या बराबर है, जो कि यू के बराबर है, जो कि टी से छोटा है। तो ये आपको देता है कि एस जो है वो टी से छोटा है, ये बिल्कुल सही है पहला विकल्प। दूसरा, डब्ल्यू वी से छोटा है, ये गलत है। माफ कीजिए, ये सही है। डब्ल्यू जो है वो वी से छोटा है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि देखिए v जो है वो x से बड़ा है, ये बराबर है, जो कि w से बड़ा है। अब ये हमें देता है कि v जो है वो w से भी बड़ा है, तो दोनों ही निष्कर्ष सत्य हैं, जिसको देखते हुए ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। शब्द को सार्थक अंग्रेजी शब्द माना जा सकता जाना चाहिए। शब्द में अक्षरों की संख्या, व्यंजन की संख्या, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से संबंधित नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया शब्द का जो पेयर है, विकल्प है, वह है दर्पण और परावर्तन। तो देखिए यहाँ पर दूसरा शब्द पहले शब्द के गुण या विशेषता को बता रहा है। जैसे एक मिनट, दूसरा शब्द पहले शब्द की विशेषता या गुण को बताता है। तो इसी प्रकार कांच जो है वो किससे होगा? आ, कांच अपवर्तन, क्योंकि अपवर्तन कांच का एक गुण है। जैसे दर्पण और परावर्तन, परावर्तन दर्पण का गुण है, ऐसे ही अपवर्तन जो है वो कांच का गुण है, जिसको देखते हुए सी ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो आपको ये आकृति दी गई है, आपको ये ज्ञात करना है इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आपका पहला त्रिभुज, यहाँ पर दो, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांच, ये छह, और ध्यान से देखिए इसके बाद बस दो ही और बचते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये आठवां और सातवां और ये आठवां। तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। अभी देखिए इसको दोबारा से देख लेते हैं। ये इसमें कितने त्रिभुज थे मेरे पास? 8। ऑप्शन डी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 14। उस विकल्प का चयन करिए जो मानव हाथ के दिए गए हिस्सों की तार्किक और सार्थक क्रम में सही व्यवस्था को दर्शाता है। कलाई, अंगूठा, कोहनी, हथेली और नाखून। देखिए दिए गए शब्द हाथ के ऊपर से नीचे से ऊपर तक के शरीर के अंगों को का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है मेरे पास नाखून, अंगूठा, हथेली और फिर कोहनी और फिर कलाई। तो यहाँ पर हर शब्द हाथ के नीचे से ऊपर तक शरीर के अंगों को का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया, ये होगा 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, पहला विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है।
आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 15, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी कि इन दोनों में आपस में कुछ संबंध है, वही संबंध इन दोनों पद में आपस में है। आपको उसका तर्क का अनुसरण करते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा इसका ज्ञात करना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि जो तर्क है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। मेरे पास जो नंबर है, 18 और 123 और 19 और 130। अगर मैं पहली संख्या में गुना कर देती हूँ 7 को और उसमें से 3 माइनस कर देती हूँ, घटा देती हूँ, तो मेरे पास दूसरी संख्या आ जाती है, जो कि इस प्रकार है। ये आपके पास रहेगा 126 माइनस 3 जो कि 123 है। ऐसे ही 19 गुना 7 माइनस 3 ये मेरे पास रहेगा 133 देगा। जी, 133 माइनस 3 ये 130 देता है, जो कि मेरी दूसरी संख्या है। तो तर्क मेरे पास इस प्रकार है, पहली संख्या में अगर मैं 7 गुना करती हूँ और 3 माइनस करती हूँ, तो मेरे पास दूसरी संख्या आती है। तो यहाँ पर है 15, तो 15 में अगर मैं 7 गुना करती हूँ और माइनस 3 करती हूँ, तो मेरे पास आएगा 105 माइनस 3 यानी कि 102। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 16, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों में किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए? 6 और 13 को, 3 और 6 को, या 27 और 11 को, या 11 और 13 को आपस में बदलना चाहिए। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको एक ही चीज का ध्यान रखना होगा, हमारे बॉड मास रूल का, उसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं 6 और 13 को इस समीकरण में बदल देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। ये मेरे पास बनेगा 100, संख्याओं को आपस में बदलने के बाद हमारे पास आएगा समीकरण 134 माइनस 6 भाग 27 गुना 3 माइनस 13, ये मुझे 11 देना चाहिए। बॉड मास के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ये सॉल्व होंगे। 134 माइनस 6 128 देता है, भाग 27 और गुना 3 माइनस 13 बराबर आना चाहिए 11 के। तो ये देखिए, ये हो जाएगा 127 भाग 28 गुना 3 माइनस 13, ये 11 के बराबर। ये 9 पे कटेगा और मेरे पास ये आएगा 128 बटा 9 माइनस 13 बराबर 11। इन दोनों को भाग करने के बाद मेरे पास 14.22 माइनस 13, ये 11 के बराबर आना चाहिए। और ये मेरे पास बनेगा 1.22 जो कि 11 के बराबर नहीं है। तो पहला विकल्प मेरा गलत हो गया है। आगे चलते हैं बी विकल्प पर। ये मुझे देगा संख्याओं को आपस में बदलने के बाद, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 और 6 को आपस में बदलना है। मेरे पास आएगा 134 माइनस 13 भाग 27 गुना 6 माइनस 3 11 के बराबर। इन दोनों को आपस में करने के बाद 121 भाग 27 गुना 6 माइनस 3 11 के बराबर आना चाहिए। इन तीनों को हल करने के बाद जैसे 121 भाग 27 गुना 6 को 3 से माइनस करेंगे, में से 3 माइनस करेंगे, तो 11 देना चाहिए। ये मेरे पास आएगा 26.89 माइनस 3 जो कि देगा 23.89, ये 11 के बराबर नहीं है। जिसको देखते हुए बी विकल्प भी मेरा गलत है। अब सी में होता है मेरे पास किसको बदलना था हमने? 27 और 11 को। अब इसको बदलने के बाद मेरे पास जो समीकरण आएगा वो होगा 134 माइनस 13 भाग 11 गुना 3 माइनस 6, ये मुझे 27 देना चाहिए। 121 भाग 11 गुना 3 माइनस 6 बराबर 27। इन तीनों को हल करते हैं। 121 भाग 11 गुना 3 माइनस 6 मुझे 27 देना चाहिए। तो ये आएगा 33 माइनस 6 27 देना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। यानी कि सी ऑप्शन मेरा सही विकल्प है। चलिए डी को भी एक बार चेंज कर ले ट्राई कर लेते हैं। इसमें 11 और 13 को आपस में बदलना है। तो बदलने के बाद मेरे पास आएगा 134 माइनस 11 भाग 27 गुना 3 माइनस 6, यह मुझे 13 देगा। इसको हल करने के बाद 123 भाग 27 गुना 3 माइनस 6, इन दोनों को करने के बाद, इन तीनों को करने के बाद 123 भाग 27
ये 9 पे -6, ये मुझे 13 देना चाहिए, पर ये मुझे देगा 13.67 -6 जो कि रहेगा 7.67, जो कि 13 के बराबर नहीं है, तो डी भी मेरा गलत है। इसका अर्थ हो गया ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 17। एक निश्चित कूट भाषा में मेयर को इस प्रकार से लिखा जाता है और मार्च को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी भाषा में कूट को किस प्रकार लिखा जाएगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का इस्तेमाल करेंगे, जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की हुई है। तो प्लीज उस टेबल को रेफर कीजिएगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। सबसे पहले मेरे पास है मेयर, ये है MAYOR, और दूसरा शब्द था मार्च, MARCH। अब इसके अनुसार मेयर को इसमें अवतरित होना है। अब ये लिख लेते हैं WSBCN, और ये MGUCN। अब M का जो स्थानांक होता है वो नोट कर लेते हैं, वो 13 होता है। 1, 25, O है 15, 18, 23, S 19 पे, 2, 3 और ये 14। ऐसे M आपका 13 पे, G 7 पे, U है आपका 21, 3 और 14। M है आपके पास 13, 1, 18, 3 और 8। तो आगे हो गए सारे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन सबको ध्यान से देख रही हूँ तो मेरे पास कुछ ऐसा अनुसरण बन रहा है। 1 मिनट। ये जो है यहाँ पे +1 हो रहा है, +2, यहाँ पे +3, 4 और यहाँ पे +5 हो रहा है ना? चलिए यहाँ पर भी देखते हैं सेम तर्क हो रहा है कि नहीं। +1, 2, 3, 4 और 5, बिल्कुल ठीक हो रहा है। तो यानी कि मेरा तर्क आपको समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं इसी को अनुसरण करते हुए इश्यू किसमें चेंज होगा। ISSUE। अब I का स्थानांक 9 होता है? जी, 9। और S होता है आपका 19, 19, 21 और 5, +1 IJ जो कि 10वें स्थान पर है, +2, 3, 4 और 5। तो इसको देखते हुए यहाँ पे आएगा 10, 10वां स्थान आपका जे का होता है, और यहाँ पे अगर मैं इसको 19, 21, तो ये 21वां स्थान होता है आपका यू का, और यहाँ पे 22, 22वां स्थान होता है बी का, और यहाँ पे 21 जमा 4, 25वां स्थान होता है वाई का। तो JYVUJ, ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। JYVUJ, जिसको देखते हुए ऑप्शन बी मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को का स्थान लेगा? तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न को भी हल करने के लिए हम अपने अल्फाबेटिकल टेबल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ध्यान रखिएगा उस टेबल को। चलिए श्रृंखला बनाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले था GATC, जो कि अनुसरित हो रहा है JEQ, और I में जो कि अनुसरित हो रहा है MINO, और यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, आगे अंत में SUH और A। अब इनके स्थानांक लिखने होंगे आपको। चलिए फटाफट से इनके स्थानांक लिख लेते हैं। जी आपका 7, 1, 20
और 3, जे है आपका 10, 5, 17 और 9, 13, ये 9वें स्थान पर, और ये 14वें पर, ओ होता है 15वें पर, एस होता है 19वें स्थान पर, यू होता है 21, 8 और 1। तो यहाँ पे देखिए अब तर्क क्या लग रहा है, जमा 3, ऐसे ही शायद यहाँ पर भी जमा 3 ही रहेगा। अब यहाँ पे जमा 4 है, यहाँ पर भी, और चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर ये क्या है, एक मिनट, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ओके, सी जो है वो तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ पर जमा 6 हो रहा है, और यहाँ पर भी 6 जमा हो रहा है। तो देखिए तर्क इस प्रकार से है, यहाँ पे जमा 3, जमा 6, -3, जमा जमा 4, माफ कीजिए, जमा 3, जमा 4, -3, जमा 6। तो अब इसमें मैंने 13 में 3 जमा किया, मेरे पास आता है 16। अब 16वां स्थान किसका रहता है, किसका होता है 16वां स्थान, एक मिनट, 16वें स्थान पे आता है पी, और पी में मैं 3 जमा करती हूँ तो मेरे पास 19वें स्थान पर ऐसा आ जाता है। अब इसी प्रकार मेरे पास यहाँ पर 13वां स्थान किसका होता है, जमा 4, 13वां स्थान होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एम आना चाहिए, पर मैं जब एम में के 13 में 3 जमा करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास 16 आना चाहिए, जो कि स्थान है पी का। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, या तो ये प्रश्न में कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, क्योंकि इस वाले में कुछ सही नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर एम दिया हुआ है, चलिए देखते हैं आगे। यहाँ पर मैंने 20 में 13 -3 करे जा रही हूँ, तो यहाँ पर 11वां स्थान मेरे ख्याल में के का होता है जी। और आगे है यहाँ पर 15 जमा 6, जो कि है 21वां स्थान होता है यू का। तो यहाँ पर ये बनेगा PMKU, पर एम के साथ भी यहाँ पर यू को ये सपोर्ट नहीं कर रहा। तो देखिए एक चीज हो सकती है यहाँ पर, कि एक मिनट, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। अब चक्कर क्या पड़ गया यहाँ पर, कि एक मिनट, यहाँ पर आ गया था आपका पी, यहाँ से 9 है और यहाँ पर 21 है, तो 21 में जब मैंने 9 को माइनस करा, मेरे पास आता है 12, और यहाँ पर 2 स्थान है, यानी कि यहाँ पर जमा 6 रहेगा और यहाँ पर जमा 6 रहेगा। तो उसके अनुसार यहाँ पर बीच में ओ आएगा, जो कि होगा आपके 15वें स्थान पे, क्योंकि आई से अगर मैं यू पे जंप करती हूँ तो मेरे को यहाँ पर मैंने जंप किया है कुल मिलाकर 19 जगह पे, नहीं 19 नहीं, सॉरी, 12 जगह हमने मूव करी है। तो 12 जगह मूव करने के लिए यानी कि यहाँ पे जमा 6 रहेगा, यहाँ पे भी जमा 6 रहेगा, तो इसके अनुसार यहाँ पर ओ आ जाएगा। अब बाकियों के लिए तो हमारा तर्क ठीक बैठ रहा था, यहाँ पर के था 11वें नंबर पे, यहाँ पर हमारे पास यू आया था जो कि 21वें नंबर पे था। तो अगर मैं यहाँ पर जमा 6 और जमा 6 कर देती हूँ, फिर मेरे पास ये बनता है POQKU। ये रहता है इस प्रश्न का सही उत्तर, और ये मेल खाता है आपके सी ऑप्शन के साथ। आशा करती हूँ आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 19। उस आकृति का चयन करिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो यहाँ पर अगर आप इन आकृति को देखें, ये यहाँ पर आ रही है ना? तो यानी कि छवियाँ एकांतर रूप से दोहराई जा रही हैं। इसका अर्थ ये वाली छवि यहाँ पर दोहराई जाएगी, जिसको देखते हुए अब ये छवि क्या बनेगी, बिल्कुल इसके जैसी। और बिल्कुल इसके जैसी कौन-सी छवि है? ये वाली। जिसको देखते हुए बी विकल्प जो है वो मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 20, दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा, यानी कि इसका। इस प्रश्न का हल भी हमारे अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल के द्वारा किया जाएगा। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास था DJUC, जो कि अनुसरित होता है NEG, और जी में अब यहाँ पर मेरे पास प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है,
और यहाँ पर है HUEORPQ और S। ठीक है, तो चलिए इनके स्थानांक लिख लेते हैं। ये है चौथे स्थान पर J10, U21 और C3 14, 5, 7, 7, 8, 21, 5 और 15, 18, 16, Q है 17वें स्थान पर और S 19वें स्थान पे। तो ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या तर्क अनुसरित हो रहे हैं। यहाँ पे -10 है और यहाँ पर भी -10 है। यहाँ पर -5 है, यहाँ पर भी -5 है, यहाँ पे माइनस कितना है 14, 14 ठीक है। एक मिनट, नहीं नहीं 14 नहीं है, सॉरी। 21 में जब मैंने यहाँ पे 14 नहीं, ये -12 है। अगर मैंने इसमें 12 जमा करे तो जी मेरे पास जी आ जाएगा, क्योंकि 26वां स्थान जेड का रहेगा, उसके बाद 7 स्थान ये आगे जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी 12 जमा हो रहा है और यहाँ पर है -4, यहाँ पर भी -4। तो इसी तर्क को देखते हुए n के बाद मेरे पास यहाँ पर -10, 24वां स्थान x का रहता है, -5 यानी कि यहाँ पर z आएगा जो कि 26वें स्थान पे होगा। और यहाँ पर आएगा 19, 19वां स्थान s का, यहाँ पर भी 4 जमा 11वां स्थान आपका k का होता है। तो ये है मेरा उत्तर। XZSK, XZSK है आपका डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गए प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो श्रृंखला आपके आगे 4, 6, 11, 24, 51, 130 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ से जाने में -2, -5, -13, 27, 79 और यहाँ पे मुझे ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है, गुना 2 जमा 1, गुना 2, नहीं, इसका तर्क नहीं बनेगा। ये होगा गुना 3 -2 और यहाँ पर गुना 2 जमा 1। तो इसी का अनुसरण करते हुए, अच्छा यहाँ पर भी क्या हो रहा है, गुना 3 -2, इसी पैटर्न का अनुसरण करते हुए, इसी तर्क का अनुसरण करते हुए यहाँ पर होगा गुना 2 जमा 1, यानी कि 79 में 2 गुना करोगे और 1 जमा करोगे, ये मेरे पास आएगा 8 और 158 जमा 1 यानी कि 159, यानी कि यहाँ पर जमा होगा 159, जो कि यहाँ पर मुझे देगा 289। तो ये रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर, ऑप्शन बी। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 22, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरी पहली संख्या से संबंधित है, छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। यानी कि इन दोनों में कोई भी तर्क अनुसरित हो रहा है, वही तर्क इन दोनों में अनुसरित हो रहा है। उस तर्क का ज्ञात करते हुए आपको ये ज्ञात करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जो दो संख्याएं दी गई हैं वो है 16 और 75 और 7 और 23। अगर मैं 7 में से 1 माइनस करके उसको 5 से गुना कर रही हूं तो मेरे पास आएगा 30, मेरा दूसरा नंबर। यहाँ पर देखते हैं उसे, 16 में से 1 माइनस करने से उसमें 5 गुना किया, 15 गुना 5 जो कि मुझे 75 यानी कि दूसरी संख्या दे रहा है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर 12 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12 और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर यहाँ पर रहेगा 12 माइनस 1 गुना 5। तो मेरे पास आएगा यहाँ पे 55, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 23। एक निश्चित कूट भाषा में मैग्नेटिक को इस प्रकार, इलेक्ट्रिक को इस प्रकार लिखा जाता है, उसी प्रकार में लोकेशन को कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए, इस प्रश्न को भी अब हम अल्फाबेटिकल वैल्यू टेबल से ही हल करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक है, MEGNETI और C। अब मैग्नेटिक चेंज हो रहा है DJUFOH B और N इसमें। अब ध्यान से देखिए, M के बाद क्या आता है? N, A के बाद B, G के बाद H, N के बाद O, E के बाद F, T के बाद U, I के बाद J, C के बाद D। ठीक है, तो ये रहा आपका टेबल। यानी कि हम उल्टी डायरेक्शन में चल रहे हैं और एक जमा कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रिक किस में बदलेगा। ELECTRI और C ये बदलता है इसमें। इसको लिख लेते हैं DJSUDF M और F इसमें। थोड़ा नीचे कर लें इसको। चलिए, यहाँ पे देखिए, ए के बाद F, L के बाद M, E के बाद F, C के बाद D, T के बाद U, R के बाद S, I के बाद J और C के बाद D। अब इस प्रकार से लोकेशन किस में बदलेगा? LOCATION लोकेशन बदलेगा। यहाँ पर आएगा M, O के बाद P, D, B, U, J, OP और N के बाद क्या आता होता है? GO। तो यहाँ पर OPJUBDPM, OPJUBPDM। अब ये देख लेते हैं किस विकल्प के साथ जा रहा है। ये जा रहा है ऑप्शन ए के साथ। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 24। आस्ट्रिक चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को के सही संयोजन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको आस्ट्रिक साइन दिए गए हैं और इनके सही आपको ये देखना है कि कौन से चिन्ह इनको प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए, पहला विकल्प ट्राई कर लेते हैं। पहले विकल्प में आपको चिन्हों को बदलने के बाद हमें मिलता है 221 भाग 17 माइनस 3 जमा 60। ये बराबर आना चाहिए 7 गुना 10 के। अब बॉड मास का ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न में बॉड मास का ज्ञात आपको है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले हम इन दोनों को हल करेंगे, जो कि मुझे देगा 13 माइनस 3 जमा 60 बराबर होना चाहिए 70 के। और ये होगा इन दोनों को जमा करके 73 माइनस 3, ये मुझे दे रहा है। इसका मतलब मेरा पहला ही विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। तो चलिए, फिर भी बाकी विकल्पों को भी देख लेते हैं। बी विकल्प आप यहीं पे छोड़ सकते हैं प्रश्न को, क्योंकि आपके पास एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं होता कि आप हर एक प्रश्न को हल करेंगे। तो दूसरा आपका कहता है चिन्हों को बदलने के बाद 121 जमा 17 ये बराबर आना चाहिए 3 गुना 60 भाग 7 माइनस 10 के। इन दोनों को भाग करने के बाद और इधर इन दोनों को जमा करने के बाद मेरे पास आएगा 238 बराबर होना चाहिए 3 गुना 60 भाग 7। ये मुझे देगा, इन तीनों को इकट्ठा ही कर लेते हैं इस प्रकार से, -10। अब ये मुझे सॉल्व करने पे देगा 25.71 -10, जो कि ऑफ कोर्स इक्वल नहीं है। तो ये मेरा बी विकल्प गलत हो गया। सी की ओर चलते हैं। अब सी की ओर दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने के बाद मेरे पास ये आएगा 221 भाग 17 गुना 3 जमा 60। ये बराबर आना चाहिए 7 जमा 10 के।
ये दोनों को आपस में भाग करने पर मेरे पास आएगा 13 × 3 = 60। यह बराबर आना चाहिए 17 के। और ये होगा 39 × 60, ये हो जाएगा 99, जो कि 17 के बराबर नहीं है। तो सी भी मेरा गलत विकल्प है। डी ऑप्शन को बदलने में मेरे पास आएगा 221 × 17, ये 3 × 60 = 7 × 10। इन दोनों को कर लेते हैं और इधर कर लेते हैं। 238, 180 और 70, ये आएगा 250, जो कि आपस में बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या रह जाता है कि डी भी मेरा गलत विकल्प है। ऑप्शन ए रहेगा मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, 17 नवंबर 1855 को सप्ताह का कौन सा दिन था? आपको हर पेपर में इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए इस प्रश्न को हमने कैसे करना है। अब देखिए, दी गई तारीख है आपको 17 नवंबर 1855। वर्षों की बात करें तो वर्ष और उनके विषम दिन किस प्रकार रहते हैं? 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 विषम दिन। अब 1854 तक ये किससे रहेगा? 1600 जमा 200 जमा 54, यानी अधिवर्ष। एक और चीज की बात कर लें, अधिवर्ष के हम 2 विषम दिन लेते हैं और सामान्य वर्ष का हम एक विषम दिन लेते हैं। तो इस प्रकार इसके अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये मेरे पास कितने बन जाते हैं? 1600 के हिसाब से ये 400 का मल्टीपल हो गया, 400 का गुना 4 हो गया। तो ये 0, 200 के 3 थे और इसके अधिवर्ष के यहाँ पे 54 है, तो इसके बन जाएंगे मेरे पास। और अब बात आती है 54 की। तो देखिए 54 को अगर मैं भाग करूं 4 से तो ये मेरे पास आएगा 13। और कितना बचता है? 4 और 14 और 12, तो यानी कि इसमें मेरे पास 3 लीप ईयर, 13 लीप ईयर होंगे। और जो बच जाते हैं यहाँ पे, एक मिनट सॉल्व कर लें अच्छे से। यहाँ पर 54 में से 13 लीप ईयर होंगे और अगर मैं माइनस कर दूं तो 41 जो होंगे वो सामान्य साल होंगे। ठीक है। जी, तो ये आपका सामान्य साल। तो अब यहाँ पर मेरे पास था अधिवर्ष के लिए 2 विषम दिन होते हैं, यानी कि 13 × 2 जमा सामान्य वर्ष कितने थे? 41 × 1। तो 0 जमा 3 26 और 41, 3 जमा ये और मेरे पास 70, यानी कि यहाँ पर मेरे पास 70 विषम दिन आ जाते हैं। अब ये तो मैंने साल के लिए काउंट कर लिया, अब 17 नवंबर के लिए काउंट कर लेते हैं। देखिए जब मेरे पास 17 नवंबर आ रही है, 17 नवंबर आ रही है, तो इसमें 31 दिन हो गए जनवरी के। और क्योंकि ये एक लीप ईयर नहीं है 1855, तो इसमें 28 दिन रहेंगे फरवरी के, 31 दिन मार्च के, 30 अप्रैल के, और एक मिनट, यहाँ पे 30 हो गया ना, यहाँ पे 31 हो गए मई, जून और जुलाई में 31, और यहाँ पर अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और 17 जो हो है वो
नवंबर के हैं। तो ये कितने विषम दिन हो गए यहाँ पर टोटल, अगर आप इनको कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर रहेंगे 3, 0, 3, इसमें 2, 3, 2, 3, 3, 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 2। चलिए इन सबको जमा कर लेते हैं। ये आपके 27 विषम दिन। तो अब मेरे पास पहले कितने विषम दिन थे इसके पास? 70 और ये हो गए 27। तो कुल विषम दिन 70 जमा 27, जो कि मेरे पास 97 आएगा। अब चलिए इसको हम भाग कर लेते हैं, बहुलक निकालते हैं इसका 7 के साथ। बहुलक 7। तो बहुलक का मतलब हमें सिर्फ आपका वही चाहिए, रिमाइंडर, मतलब जो नीचे शेष फल बच जाता है वही चाहिए। तो इसको मैं अगर 7 से भाग करती हूँ तो मेरे पास आता है 3, यानी कि 21, यानी कि 6। तो 6 विषम दिन बचते हैं। कुल विषम दिन को अगर मैं इसके से में बहुलक छाट करती हूँ तो ये मेरे पास आता है 6 विषम दिन। अब विषम दिनों के हिसाब से चलिए देखते हैं। मेरे पास इनको आपको नामांकन करने का ज्ञान है। जो शून्य होता है वह रविवार का, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, सोमवार, मंगलवार, बुध, वीर, शुक्र और शनिवार। यानी कि मेरा वह दिन शनिवार था। इतना कुछ करने के बाद हमें ज्ञात हुआ कि सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 26। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति को प्रतिस्थापित करेगा। तो देखिए यहाँ पर पैटर्न को पूरा कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा होगा पहले, और ये इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब ये कुछ अधूरा ऐसे, जी, ये इस प्रकार से पूरा होगा। अब ध्यान से देखते हैं, ये जो मैंने आकृति अभी बनाई है, ये किससे मेल खाती है? क्योंकि मैंने एक गोला पूरा किया था, इस प्रकार से गया ये, और यहाँ पे उम, 1 मिनट, ये ऐसे गया और ये ऐसे, इस प्रकार से ये पूरा किया गया। तो अब देख लेते हैं ये किसके साथ मेल खाती है। उम, ये मेरी बी ऑप्शन के साथ मेल खा रही है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 27। ए बी सी डी ई एफ जी जी 7 मित्र हैं उन जिन्होंने आवधिक परीक्षण में अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। तो सी ने 2 व्यक्तियों से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पर यानी कि सी के आगे 2 व्यक्ति हैं। बी ने सी से अधिक लेकिन ए से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो यानी कि बी ने सी से अधिक लेकिन ए से कम अंक प्राप्त किए हैं। आगे आपको दिया गया है कि ई ने एफ से अधिक प्राप्त किए हैं लेकिन डी से कम अंक प्राप्त किए हैं। तो अब ये बिल्कुल अलग हो गया। ई एफ डी 3 लोग आए हैं। इनके बारे में यहाँ पर देखिए 7 लोग थे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4 जगह हैं। अब मेरे पास ई, एफ और डी है। इनको अलग से लिख लेते हैं। ई ने एफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं लेकिन डी से कम। एफ ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं तो एफ यहां पर आ गया और बचा क्या? डी। अच्छा नहीं, डी इधर आएगा। 1 मिनट, डी यहां पर आएगा। एफ, 1 मिनट।
चलिए इसका देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। एफ ने सबसे माफ कीजिए, एफ ने सबसे अंक कम प्राप्त नहीं किए हैं। ओहो सॉरी, यहाँ पर एफ नहीं आएगा, तो इसका अर्थ क्या है कि एफ यहाँ पर आएगा। तो डी यहाँ पर आ गया, फिर ई यहाँ पर आ गया, अब बचता कौन है, जी, वो यहाँ पर आएगा। तो हमारा पूरा क्रम कंप्लीट हो गया। यहाँ पर उसने बोला सी और जी के बीच में कितने व्यक्ति हैं, सी और जी के बीच में 1 2 3 व्यक्ति हैं। ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 28, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए। तो इसका हल वही होगा, आपको एक एक ऑप्शन को उठाना पड़ेगा इस प्रश्न को हल करने के लिए। सबसे पहले विकल्प को उठाते हैं, तो ये बन जाएगा मेरे पास समीकरण 42 भाग 7 ब्रैकेट्स के अंदर रहेगा, गुना 5, नहीं 5 और 10 हो रहे हैं, और फिर यहाँ पे 10 रहेगा। ठीक है, ये बराबर होगा 30 गुना 120 भाग 5, ये हो जाएगा 10 गुना 2। अब सबसे पहले बॉडमास के मुताबिक ब्रैकेट्स सॉल्व होंगी, तो ये मेरे पास आएगा 6 गुना 10 बराबर है 30 गुना 120 भाग 5 जमा 20। ये आएगा 60, और ये होगा 30 गुना 120 भाग 25, ये होगा 30 गुना 120 भाग 25। ये रहेगा मेरे पास 1 मिनट, ये 6 पे जाएगा और ये 5 पे, ये जाएगा 24 पे। तो 24 को जब मैं गुना करूंगी 6 से, 1 मिनट, ये मेरे पास आएगा 144, और 60 और 144 ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब पहला विकल्प गलत है। बी विकल्प पर चलते हैं, जिसमें मैंने 2 और 5 को आपस में बदलना है। तो इस समीकरण को बदलने के बाद मेरे पास आता है 42 भाग 7 गुना 2, 30 गुना 120 भाग 10 जमा 2 गुना 5। अब सबसे पहले इन दोनों को हल कर लेते हैं। ये आएगा 6 गुना 2, 30 गुना 120 भाग 10 जमा 10, 20, यहाँ पर 12, ये होगा 30, 120, 20, ये मुझे देगा 780। 1 मिनट में देख लूं, कुछ सब कुछ ठीक है, माफ कीजिए 130 नहीं था, तो यहाँ पर 180। तो 12 180 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बी विकल्प भी गलत है। चलिए सी विकल्प की ओर चलते हैं। अब सी में आपने 7 और 2 को आपस में प्रतिस्थापित, आप में आपस में चेंज करना था। तो अब इस चेंज के बाद मेरा होगा 42 भाग 2 गुना 5, 30 गुना 120 भाग, यहाँ पे रहेगा 10 जमा 5 गुना 7। तो ये रहेगा 6 गुना 5, 30 गुना 120 भाग 10 जमा 35। 30 बराबर 30 इंटू 120 भाग 10 जमा 35, ये होगा 45। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 और 3 80, 30 80 के बराबर नहीं है, तो सी विकल्प भी मेरा गलत उत्तर है। तो सब गलत हो गए थे, ए बी सी। अब डी की ओर चलते हैं, जिसमें मैंने 10 और 30 को बदलना है। तो इन दोनों को बदलने के बाद 10 और 30 को मेरे पास आ जाएगा 42 7 5 10 गुना 120, 30 जमा 5 गुना 2। तो इन दोनों को कर लेते हैं, इन दोनों को, ये 6 गुना 5 10 120 भाग, ये होगा 30, और 10 गुना 120 ये भाग 40 आएगा, जो कि मुझे देगा 30 बराबर 30, यानी कि अंत में आके हमारा डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा।
आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करना होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर मेरे पास 3 आकृतियाँ हैं। सबसे पहले ये वाला स्टार है। स्टार जो है कुछ इस प्रकार मूव कर रहा है। पहले यहाँ पे जाएगा, इधर आ गया और पहले ये रिक्त था, फिर ये भर जाता है। तो अब ये भर गया, अब फिर ये इधर गया इस पोज़ीशन पे और ये फिर रिक्त हो गया। अब ये कहाँ पर आएगा? अब ये फिर बीच में आ जाएगा और ये भर जाएगा, इस प्रकार। ठीक है? ये तो होगी हमारी पहली आकृति की बात। अब दूसरे चरण में वर्ग जो है वो एकांतर चरणों में छायांकित किया जा रहा है और कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है। देखिए इधर, फिर वो इधर, अब वो इधर आएगा और साथ के साथ वही रिक्त है तो भर जाएगा, भरा हुआ है तो वो रिक्त हो जाएगा, इस प्रकार से। तीसरी आपकी आकृति थी, ये जो आपका त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज कुछ इस प्रकार से अनुसरित हो रहा है। 1 मिनट में इसको साफ कर दूँ। चलिए, ये भरा हुआ था और ये खाली था। अब त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज सिर्फ़ अपनी जगह बदल रहा है। इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है। अब क्या होगा? वो इधर जाएगा, यानी कि यहाँ पर आएगा और त्रिभुज जो है वो भरा ही हुआ है। अब ये आकृति किसके साथ मेल खाती है? ऑप्शन बी के साथ। देखिए बाकी के ऑप्शन से, ये मेल खाती है ऑप्शन बी के साथ क्योंकि यहाँ पर सी में ये रिक्त है और ये भरा हुआ है स्टार। हमें भरा हुआ जो तारा था वो चाहिए था, तो इसके अनुसार बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 30। अब दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प आकृति चुनिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके और पैटर्न को पूरा कर सके। आपको घूर्णन की अनुमति नहीं है यहाँ पे। तो चलिए, काफ़ी आसान है असल में ये, थोड़ा ज़ूम कर लेते हैं इसको। तो ये बनेगी आपकी, ये ऐसे थोड़ा-सा, चलिए, और ये इस प्रकार से ये यहाँ से जुड़ा हुआ और इस प्रकार से बीच में से निकलता हुआ। मेरी आकृति इतनी स्पष्ट नहीं बनी है, दोबारा से ट्राई कर लेते हैं, 1 मिनट। ये ऐसी लाइन, ये ऐसी, यहाँ पर ये सर्कल बनेगा और ये और ये। अब ये किससे मेल खा रही है? ये ए ऑप्शन से मेल खा रही है, बी से नहीं क्योंकि ये पूरा नहीं है, सी से नहीं क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है और 1 मिनट, ये देखिए अ, ये डी से भी मेल खा रही है। 1 मिनट में ध्यान से देख लेते हैं। नहीं, डी में ये देखिए ये स्थान रिक्त है, तो ये ए से मेल खाती है, तो ए जो है वह हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 31, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द को सही क्रम में के सही क्रम को दर्शाता है, जैसे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। अब अंग्रेजी शब्दकोश में आपको ज्ञात होगा कि जो शब्द होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यानी कि ए से स्टार्ट करते हुए ज़ेड की तरफ मूव करते हैं। तो इसमें सबसे पहले एम सब में है, तो वो कैंसल, ओ भी सब में है, वो भी कैंसल, उसके बाद एन भी सब में है, वो भी कैंसल हो रहा है, कुछ इस प्रकार से। अब आगे यहाँ पर है ओ, फिर आई, ओ, एस, ओ, जी। देखिए जी सबसे पहले आता है, इसका मतलब मेरा सबसे पहला शब्द जो होगा वो मंगूज़ होगा। अब ये कट गया, आगे देखते हैं। उसके बाद आई आता है जी के बाद, तो उसका मतलब दूसरा शब्द जो है वो मॉनिटोरल है, ये दूसरा शब्द है, ये भी कट गया है। अब मेरे पास ओ, ओ, एस, ओ, तो देखिए एस सबसे एंड में आता है यानी कि ये चौथा शब्द जो है वो सबसे एंड में रहेगा, मॉन्सियो। अब ये भी हो चुका है, अब कौन से बचते हैं ये 3। अब यहाँ पर सी आ रहा है और इसमें भी सी आ रहा है। यहाँ पे बाद में आर है और यहाँ पर यू है, तो यहाँ पे एच है। तो सबसे पहले तो ऑब्वियसली एच वाला ही आएगा ना, यहाँ पे 5, मोनोक्रोमिस्ट।
ये तो उसके बाद आएगा आपका आर यू। तो सबसे पहले यू आता है ना, उसके बाद आर आता है। जी, तो आर पहले आता है, इसका अर्थ आपका फर्स्ट जो है मोनो क्रिस्टल शब्द ये आएगा, और उसके बाद आपका तीसरा शब्द जो कि मोनोकुलर है, ये आएगा। तो 6 2 5 1 3 4 डी ऑप्शन रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 32, एक निश्चित कूट भाषा में मनी को 72 और बिल को 35 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। टोकन को किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? ठीक है, फिर इस प्रश्न का हल जो है हमारे अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल से होगा, तो ध्यान रखिएगा उस टेबल को। चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो था आपका वो था मनी, MONEY, और दूसरा शब्द है आपका बिल। एम का स्थानांक 13 होता है और ओ का होता है 15। 13 नहीं, ये 12, 1 मिनट, 14 होता है। इसका 5वां और इसका 25वां, अगर इन सबको मैं आपस में जमा कर दूं, ये 14 था, तो ये हो जाएगा। एक बार दोबारा लिख लें, 19 और 25, इन सबको आप जमा करोगे तो आपके पास 72 आ जाएगा। ऐसे ही बी का स्थानांक 2, आई का 9, एल का 12 और 12, तो इन सबको मैं जमा कर दूं तो मेरे पास 11 जमा 24 जो कि 35 देता है। ये मेरा कूट है। इसी प्रकार टोकन को किस प्रकार लिखा जाएगा? TOKEN। अब टी का स्थानांक 20, ओ का स्थानांक 15, 11, 5 और 14, इन सबको जमा कर लें। इन सबको जमा करने के बाद मेरे पास 65 आएगा, यानी कि इस प्रश्न का आंसर जो है वो रहेगा 65। टोकन का कोड जो है वह 65 है, ऑप्शन डी है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। प्रश्न नंबर 33, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनके बाद दो निष्कर्ष एक और दो दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो इस प्रश्न को करने के लिए हम अपने वेन आरेख का ही प्रयोग करेंगे। तो पहला कथन आपको कहता है कि सभी खिलाड़ी मुक्केबाज हैं। तो सभी खिलाड़ी मुक्केबाज हैं, यहाँ पे बना लेते हैं खिलाड़ी, और दिया गया है कि सभी खिलाड़ी जो हैं वो मुक्केबाज हैं। ये आपका पहला कथन है। दूसरा कथन आपको कहता है कि कोई भी मुक्केबाज रसोइया नहीं है। तो कोई भी मुक्केबाज जो है वो रसोइया नहीं है। 1 मिनट। जी, इस प्रकार से कोई भी मुक्केबाज जो है वो रसोइया नहीं है। अब पहला निष्कर्ष आपका था कि कोई भी खिलाड़ी रसोइया नहीं है, ये सत्य है। देखिए, क्योंकि सभी खिलाड़ी जो है मुक्केबाज हैं और कोई भी मुक्केबाज रसोइया नहीं है, तो कोई भी खिलाड़ी भी रसोइया नहीं होगा। पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, कोई भी मुक्केबाज खिलाड़ी नहीं है, ये असत्य है। देखिए, कोई भी मुक्केबाज, ये वाले मुक्केबाज भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, तो दूसरा वाला निष्कर्ष आपका गलत है, जिसको देखते हुए ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही उत्तर। केवल पहला निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। आगे है प्रश्न नंबर 34, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले से संबंधित है और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। तो आपको इस प्रश्न में तर्क का अनुसरण करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको दिया हुआ है 24 और 32, फिर आपको दिया हुआ है 54 और 162। अगर मैं पहली संख्या को ध्यान से देखती हूँ, देखिए 24, अगर मैं इसको 3 से भाज्य करती हूँ तो ये मेरे पास आएगा 8। जी, 24 को मैं 3 से भाज्य करती हूँ तो मेरे पास 8 आएगा, और इसको मैं स्क्वायर कर दूं तो 64। अगर मैं उसको 2 से भाज्य कर दूं तो ये मेरा रहेगा 8 का स्क्वायर 64।
और ये रहेगा 32। इसी प्रकार यहाँ पर 54 अगर मैं उसको 3 से भाज्य करती हूँ, उसका स्क्वायर करती हूँ, फिर उसको 2 से भाज्य करती हूँ, तो ये मेरे पास आएगा 18 का स्क्वायर भाज्य 2। 18 का स्क्वायर 324 को 2 से भाज्य करूंगी तो 162 आता है, जो कि मेरा दूसरी संख्या है। तो तर्क कुछ इस प्रकार है कि पहली संख्या भाज्य 2, पहली संख्या भाज्य 2, 3 सॉरी 3 उसका स्क्वायर, अगर मैं उसको 2 से भाज्य कर दूं तो मेरे पास दूसरी संख्या आती है। इसी प्रकार से यहाँ पर 36 है, तो 36 को अगर मैं 3 से भाज्य करती हूँ, उसका स्क्वायर करती हूँ और फिर उसको 2 से भाज्य करती हूँ, तो 36 का ये हो जाएगा, 36 को 3 से डिवाइड करने पर मेरे पास 12 आएगा। 144 को 2 से भाज्य करती हूँ तो 72 आता है, जो है मेरा पहला विकल्प। ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 में जो 3 कथन दिए गए हैं, जिनके बाद 1, 2, 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, निर्णय लीजिए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो वेन आरेख का ही प्रयोग करते हुए सबसे पहला आपका कथन है कि कुछ तारीखें जो हैं वह सप्ताह हैं। तो कुछ तारीखें जो है वो सप्ताह हैं। आगे कुछ सप्ताह जो हैं वो महीने हैं और सभी महीने वर्ष हैं। सभी महीने वर्ष हैं। तब इनको देखते हुए सबसे पहला निष्कर्ष आपका है, कोई भी तारीख महीना नहीं है। कोई भी तारीख महीना नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि देखिए कुछ तारीखें जो है वो सप्ताह है, कुछ सप्ताह जो है महीने हैं, तो ये सही हो भी सकता है, इसको हम पूर्णतः गलत नहीं मान सकते। दूसरा, सभी सप्ताहों के वर्ष होने की संभावना है, ये सही है। सभी सप्ताहों के वर्ष होने की संभावना है, क्योंकि कुछ सप्ताह निश्चित रूप से वर्ष हैं और सभी सप्ताह वर्ष भी हो सकते हैं, जिसको देखते हुए दूसरा निष्कर्ष मेरा बिल्कुल सही है। तीसरा, सभी वर्ष कभी भी तारीखें नहीं हो सकते, नहीं। देखिए, क्योंकि सभी वर्ष जो हैं, सभी महीने जो है वर्ष हैं, कुछ महीने सप्ताह हैं और कुछ सप्ताह तारीखें हैं। तो हम जो ये तीसरा वाला निष्कर्ष है, सभी वर्ष कभी तारीखें नहीं हो सकती, ये गलत है, ये हो भी सकता है। ठीक है? इसको देखते हुए केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन सी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 36, दिए गए इस आश्रित चिन्हों को प्रतिस्थापित करने और समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्हों को के सही संयोजन का चयन कीजिए। आपके पास कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, आपको इनमें से देखना है कि कौन सी ऑप्शंस आप यहाँ पर फिल करेंगे और आपके पास एक सही उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी पहली ऑप्शन को यूज़ करते हुए अगर मैं ये वाले चिन्ह यहाँ पर प्रतिस्थापित करती हूँ, तो मेरे पास जो समीकरण है वो कुछ इस प्रकार बनेगा। 50 बराबर होगा 95 भाग 19 जमा 15 गुना 3 गुना 1। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको BODMAS का ध्यान रखना होगा, जो आपको कहता है कि पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस और एंड में माइनस का उपयोग होता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये सॉल्व होगा। इसका मतलब है यहाँ पे आएगा 50 बराबर है 5 जमा 15 गुना 3 गुना 1, आगे ये, तो 5 45 यानी कि 50 बराबर है 50 के, यानी कि मेरा पहला विकल्प जो है वो सही है। चलिए दूसरा विकल्प भी देख लेते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा सभी विकल्पों को हम देखेंगे। यहाँ पे आएगा 50 जमा 95 बराबर है 19 भाग 15 जमा 3 जमा 1, इन दोनों को भाग करते हैं तो 50 जमा 95, इन दोनों को भाग करने पर 1.27, 3 और 1, इनको और इनको जमा कर लेते हैं। 145 जो कि 5.27 नहीं है, तो दूसरा गलत विकल्प है। सी ऑप्शन ये बनेगा, चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के बाद 50 95 गुना 19 गुना 15 बराबर है 3 भाग 1 के। तो सबसे पहले इन दोनों को गुना करते हैं, ये आएगा 50 जमा, तीनों को ही कर देते हैं।
तो ये आ जाएगा 2000, 1 मिनट, ये आएगा 27075, ये 3 के बराबर। इन दोनों को आपस में गुना करने पर 27125, जो कि 3 के बराबर नहीं है, तो ये भी मेरा गलत है। अब डी ऑप्शन को, दिए गए चिन्ह को प्रतिस्थापित करने के बाद मेरा समीकरण बनेगा 50 गुना 95 जमा 19 बराबर है 15 भाग 3 गुना 1 के। इन दोनों को गुना करने पर मेरे पास आएगा 4750 जमा 9, और इन दोनों को भाग करने पर मेरे पास 5 गुना 1 आएगा। ये मुझे देगा 4769, जो कि 5 के बराबर नहीं है, तो डी भी मेरा गलत है। इसके अनुसार पहला विकल्प मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पे। LMNOPQRS एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, लेकिन केंद्र के सम्मुख नहीं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं, जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। चलिए इन सबको देखते हैं। पहले तो आपके वर्गाकार मेज पर बैठे हुए हैं। कितने हैं ये लोग? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये कुछ इस प्रकार बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि कुछ, अच्छा, एलपी के निकटतम दाईं ओर बैठा हुआ है। तो कहीं पर भी बिठा देते हैं एल को, मान लीजिए यहाँ पर बिठा देते हैं। तो एल पी के निकटतम दाईं ओर बैठा हुआ है, इसके अनुसार पी यहाँ पर हो गया, एल यहाँ पर हो गया। आगे ओ एल के निकटतम दाईं ओर बैठा है, तो यहाँ पर ओ आ जाएगा। ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। ओ एल एस के मध्य में बैठा है, ओ एल और एस के मध्य में, तो यहाँ पर आपका एस आ गया है। एस आर के निकटतम बाईं ओर बैठा हुआ है। अब आपको दिया है एस आर के निकटतम दाईं ओर, तो आर आपका यहाँ पर हो गया। आगे है एम क्यू आर के, एम क्यू और आर के मध्य में बैठा है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा, यहाँ पर क्यू आ जाएगा। एन क्यू के निकटतम दाईं ओर बैठा है, यहाँ पर आपका एन आ जाएगा। तो सभी की हमने क्रम देख लिया कैसे कैसे बैठे हुए हैं। प्रश्न है, एन के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? एन के बाएं से दूसरे स्थान पर एम बैठा हुआ है। ये ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो यहाँ पर श्रेणी है 8 प्रश्नवाचक चिन्ह, 20, 32, 48 और 68। इन दोनों को देखें तो मुझे नहीं याद, पर हाँ, इन दोनों में 20 का फर्क है, 16, यहाँ पर 12। तो इसको देखते हुए हम 4 4 में बढ़ रहे हैं, तो इनको देखते हुए यहाँ पर होगा 8 का और यहाँ पर होगा 4 का फर्क। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आना चाहिए 12। तो काफी आसान प्रश्न था ये। ऑप्शन सी 12 रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 39 अगला। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं दिए गए समूह की संख्याओं के समान ही संबंधित हैं। नोट कीजिए, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संपूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 13 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुना करना आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना अलाउड नहीं है, और उन पर कोई भी गणितीय संक्रियाएं नहीं की जा सकती। तो चलिए सबसे पहले समूह देख लेते हैं। 9 11 404, और दूसरा समूह है 4 13 और 370। अब देखिए तीसरा जो संख्या है वो काफी बड़ी है, तो हमें ध्यान से देखना होगा। इसका तर्क कुछ इस प्रकार है। अगर मैं यहाँ पे 11 और 9 इन दोनों को जमा कर दूं, इसका स्क्वायर करूं, और फिर 11 में से मैं 9 को माइनस कर दूं और उसका स्क्वायर करूं, तो मेरे पास तीसरी संख्या आती है। चलिए देखते हैं। ये आएगा 20 का स्क्वायर, ये आएगा 2 का स्क्वायर, जो कि होगा 404। इसी प्रकार यहाँ पर रहेगा 13 जमा 4 का स्क्वायर, और 13 माइनस 4 का स्क्वायर, ये होगा 17 का स्क्वायर, और ये होगा 9 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 200,
299 और ये रहेगा 81 जो कि रहेगा 370। मेरी तीसरी संख्या। तो तर्क कुछ इस प्रकार है। ये है कि दूसरी जमा पहली संख्या का स्क्वायर और इसमें जमा होगा दूसरी माइनस पहली संख्या का स्क्वायर, ये आपको देगी तीसरी संख्या। तो चलिए अब देखते हैं सारी ऑप्शंस को एक-एक करके कि कौन-सा मेरे इस तर्क का अनुसरण करता है। तो सबसे पहले है आपके पास 8, 12, 416, 7, 11, 380। तो ये रहेगा 12 जमा 8 का स्क्वायर, 12 माइनस 8 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो पहला ही मेरा सही उत्तर दे दिया है इसने, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। तो 11 जमा 7 का स्क्वायर ये है और 11 माइनस 7 का स्क्वायर ये है 18 का स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324। एक मिनट कंफर्म कर लूं। 4 जी 324 और 16 ये होगा 340 जो कि 380 के बराबर नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका है 8 9 300 और डी ऑप्शन है 8 10 और 326 यानी कि 8 और 9 इसका स्क्वायर 9 माइनस 8 का स्क्वायर ये है 17 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 299 और ये यानी कि 290 जो कि 300 नहीं है तो ये भी गलत है। और 10 और 8 10 माइनस 8 18 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 324 328 जो कि 326 नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरा पहला विकल्प ही सही उत्तर था, बाकी बी सी और डी ये तीनों ही गलत हैं। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 40 अगला। इसमें कहा जाता है कि अगर जो परसेंटेज का साइन है उसका अर्थ है कि के एल की माता है, के एट एल का अर्थ है कि के एल का भाई है, के पावर एल का अर्थ है कि के एल का पुत्र है और हैश एल का अर्थ है कि वह एल की पत्नी है। तो इस प्रकार हमें दिया गया ये संबंध है। इसमें आपको ज्ञात करना है कि ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए मेरे पास वंश आरेख रहेगा। वंश वृक्ष आरेख बनाएंगे। उस आरेख को बनाने के लिए यहाँ पर जो एक व्रत रहेगा वह रिप्रेजेंट करेगा महिला को, एक वर्गाकार एक पुरुष, दो लाइनें विवाहित जोड़े को, एक सिंगल लाइन भाई 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 बहन या बहन बहन को और ऐसी लाइन अगली पीढ़ी को। तो इस प्रकार यहाँ पर संबंध हमें ये देख लिया। अब सबसे पहले है ए एट बी। इसका अर्थ है ए बी का भाई है। तो ए बी का भाई है यानी कि ए एक पुरुष है जो कि बी का भाई है। यहाँ पे बी बना लेते हैं। ठीक है। आगे है एक मिनट लिख ले यहाँ पर, थोड़ा ऊपर बना लेते एक सेकेंड। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। चलिए अब ए एट बी यहाँ पे बनाते हैं। ए जो है वो बी का भाई है, बी कैप सी यानी कि बी जो है वो सी का पुत्र है। सी महिला है पुरुष है मुझे नहीं ज्ञात। सी हैश डी इसका अर्थ है सी डी की पत्नी है। तो ये सी एक महिला हो गई जो कि डी की पत्नी है, तो डी एक पुरुष हो जाएगा, ये विवाहित है। आगे आपको दिया हुआ डी एट ई, तो इसका मतलब डी ई का भाई है। तो ई यहाँ पर ई का भाई, ई लड़का है लड़की मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तो एक मिनट
ए एट बी के एट के भाई, ठीक है। अब प्रश्न क्या था, ई ए से किस प्रकार से संबंधित है? तो ई और ए आपस में किस प्रकार से संबंधित है? जो ई है, क्योंकि देखिए ए के माता पिता हैं सी और डी का भाई जो है डी, एक मिनट, डी जो है वो ई का भाई है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई जो है वह ए से किस प्रकार से संबंधित है? वह भाई नहीं है, वो पिता भी नहीं है, वो मामा मामा नहीं है, क्योंकि वो उसके पिता से संबंध रखता है, माता से नहीं। तो बचा हमारे पास चाचा, ई ए का चाचा है, क्योंकि मामा नहीं हो सकता। मामा होने का अर्थ होता कि जो ई है वो सी से संबंधित होता, पर ई डी से संबंधित है जो कि एक पुरुष है, तो इसका मतलब ई डी का चाचा है। इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 41। एक पारिवारिक चित्र को देखते हुए डी ने एम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माता एन के पति ओ के भाई पी की माता एस मेरी पत्नी है। एस एम से किस प्रकार से संबंधित है? इस प्रश्न को करने के लिए भी हम अपनी वही वंश वृक्ष आरेख का उपयोग करेंगे, जिसके बारे में हमने पहले ही चर्चा की थी। यानी कि ये एक महिला को और पुरुष, विवाहित जोड़ा, भाई भाई, भाई बहन या बहन बहन, और अगली पीढ़ी। तो सबसे पहले एक पारिवारिक चित्र को दिखाते हुए टी ने एम की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? उसकी माता एन के पति ओ, उसकी माता, पहले ये बना लेते हैं। तो टी ने एम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माता, एक मिनट, अब ये वाले प्रश्न को हम पीछे से शुरू करेंगे, क्योंकि आगे से समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब टी ने एम की ओर इशारा करते हुए क्या कहा कि उसकी माता एन के पति ओ के भाई पी की माता एस मेरी पत्नी है, यानी कि एस टी की पत्नी है। यहां से शुरू करते हैं। तो एस जो है वो टी की पत्नी है, ठीक है। अब के भाई पी की माता एस, यानी कि एस जो है वो पी की माता है। भाई पी, यानी कि पी एक पुरुष है। ओ के भाई, यानी कि ओ इसका भाई, ओ के भाई, ओ और पी जो है वो आपस में भाई भाई भाई। पति ओ, यानी कि ओ भी एक पुरुष है। माता एन के पति, एन जो है, एन का पति ओ है, यानी कि एन एक महिला हो जाएंगी और एन का पति ओ है। अब एम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसकी माता, यानी कि एन एम की माता है। इस प्रकार से एम लड़का है लड़की, मुझे इसका कोई ज्ञात नहीं। अब प्रश्न क्या है, एस और एस एम से किस प्रकार से संबंधित है? एस एम की, देखिए ये एक महिला है और ये दूसरी पीढ़ी आ गई है, तो इसका मतलब वह उसकी दादी हैं। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 42 अगला। एक कूट भाषा में कैमल को इस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है, टाइगर को इस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है, हॉर्स को उसी भाषा में कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? इस प्रश्न को करने के लिए हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल का इस्तेमाल करेंगे। काफी देर हो गई है, चलिए एक बार दोबारा से इसको बना लेते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। उसने बोला कि कैमल को सी ई एम एन जी के रूप में और टाइगर को
के वी जी टी जी के रूप में कूटबद्ध किया गया है। अब सी जो है 3, 1, ये 13, 5 और 12, 3, 5, 13, 14 और 7, टी 20, 9, 7, 5, 18, 11, 22, 7, 20 और 7। तो ये देखिए यहाँ पर ये सेम है ना? और ध्यान से देखिए तो यहाँ से यहाँ पर जा रही हूँ और यहाँ से यहाँ पर जा रही हूँ, जमा तो हो रहा है। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ भी जमा दो। सेम लॉजिक इन दोनों में भी स्थापित हो रहा है। तो शायद हमें हमारा तर्क मिल गया। चलिए ज्ञात करते हैं हॉर्स को कैसे कूटबद्ध किया जाए। तो HORSE, आर जो है वह आर का आर ही रह जाएगा और एच का स्थानांक उसे 2 आगे जाना है हमने, तो एच के बाद आई और जे आता है, ओ के बाद पी क्यू क्यू आता है, यहाँ पर STUEFG, तो ये रहेगा QJRGU। ये रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए किससे मैच करता है, ऑप्शन डी से। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 पर। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सा अक्षर समूह प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। तो इस प्रश्न को भी हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल से ही करेंगे। चलिए श्रृंखला बना लेते हैं AFCH, और यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हमने ज्ञात करना है। ये है EJGLGI और NINK और P। चलिए इनके स्थानांक भी लिख लेते हैं। ए होता है आपका पहले नंबर पे 6, 3, 8, 5, 10, 7, 12, 7, 12, 9, 14, 9, 14, 11 और पी होता है 16वें स्थान पे। तो चलिए यहाँ पे अपने तर्क का ज्ञात करते हैं कि क्या हो रहा है। जमा 2, 2, 2, 2, 2, सब जगह 2 ही हो रहा है। चलिए काफी आसान क्वेश्चन है ये, तो सब जगह जमा 2, 2 और 2। यहाँ पर आएगा ABCFGHCDEHIJ। तो देख लेते सही किया है कि नहीं। सी होता है आपके तीसरे स्थान पर, एच होता है 8वें स्थान पर, ये 5 और ये 10। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे 12, 7, 10 और 5 बिल्कुल ठीक है। ये आपका CHEJ ये है तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 44 अगला, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है और पैटर्न को पूरा कर सकता है। तो चलिए इसको पैटर्न को बना के देखते हैं। यहाँ पर ये आएगा पूरा होने के लिए इस प्रकार 1, 2 और ये पूरा होगा इस प्रकार। कुछ इस प्रकार से ये पूरा हो जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये भी। अब हमने जो बनाया है वो किससे मेल खाता है। यहाँ पर पूरी लाइन नहीं बनाई गई है, ये हो सकता है, और यहाँ पर भी पूरी लाइन नहीं बनाई गई, यहाँ पर 2 लाइंस नहीं बनाई गई। ऑप्शन बी है इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 45 अगला, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 ऐसे निश्चित तरीके के समान है और 3 एक निश्चित तरीके के समान है और एक भिन्न है। उस भिन्न अक्षर समूह का आपने चयन करना है। तो इसमें भी हमारा अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू टेबल यूज होगा। चलिए सबको एक एक करके उठा लेते हैं। MO
N और P, दूसरा है J L K M F H G और I P S Q और R। अब इनके स्थानांक भी देख लेते हैं। M होता है 13वें स्थान पे, J 10, 6, 16, 15, 12, 8, 19, 14, 11, 7। Q है 17वें स्थान पे, 16, 13, 9 और 18। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या तर्क बन रहा है। यहाँ पे हमने जमा 2 किया है, -1 जमा 2 जमा 2 -1 जमा 2 जमा 2 -1 जमा 2 जमा 3 -2 जमा 1। तो ये वाला है जिसमें मेरा भिन्न है, क्योंकि बाकियों में जमा 2 -1 और जमा 2 का अनुसरण हो रहा है, जिसको देखते हुए बी पी माफ कीजिए डी ऑप्शन जो है वो मेरा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 46। निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? तो आपकी श्रेणी है 109, 113, 122, 147 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहां से यहां आपने जमा 4, 9, 25 और यहाँ पे मुझे नहीं मालूम क्या, बट हाँ एक चीज देखिए, ये 2 का स्क्वायर है ना, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि मैं किस में चल रही हूँ, ये विषम संख्या, सॉरी विषम नहीं, ये आपके प्राइम नंबर्स चल रहे हैं। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, क्योंकि 2 3 आगे 4 होना चाहिए था पर 5 आ गया, तो यानी कि ये ऑड नंबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 आया हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर आएगा अगला आपका प्राइम नंबर जो कि 7 है, तो यहाँ पर जमा 49 होगा। उसके बाद 147 में जब मैंने 49 जमा किया, 196 मेरा उत्तर रहेगा, ऑप्शन ए। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे प्रश्न नंबर 47। एक व्यक्ति बिंदु एक्स को चलना आरंभ करता है और 7 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चलता है। इस प्रश्न को करने से पहले दिशाओं के बारे में कुछ ज्ञान कर लेते हैं। यहाँ रहती है आपकी उत्तर, यहाँ होती है दक्षिण, यहाँ पर पूर्व और पश्चिम दिशा होती है। अब वो कहता है, चलिए वो कहता है कि एक व्यक्ति जो है वो एक्स से चलना आरंभ करता है, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स है, 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, यहाँ पर वो 7 किलोमीटर चल गया है। अब फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो कुछ इस प्रकार से, ऐसे आगे यहाँ तक हो गया। फिर दाएं मुड़ता है और बिंदु वाई तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, तो यानी कि फिर वो दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है और वो वाई बिंदु तक पहुंचता है। आगे बिंदु एक्स, यहाँ पर उसने एक्स से शुरुआत की थी, एक्स तक पहुंचने के लिए अब कितना और किस दिशा में चलने की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर एक्स था, यहाँ पर आपका वाई था, तो ये कितना चला है, 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको। और किस दिशा की ओर, एक्स तक पहुंचने के लिए उसको उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलना होगा। तो ऑप्शन ए रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 48। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। इस प्रश्न को करने के लिए भी हम अपने अल्फाबेटिकल प्लेस्ड वैल्यू टेबल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, मेरे पास है B R I G H
और डी दूसरा है एस एल ए वी ई और एस। तो ब्राइट जो है वो किसमें चेंज हो रहा है, आर बी टी एच जी और आई में। तो देखिए आराम से पता लग रहा है, बी इधर चला गया, आर इधर चला गया, और ये आई इधर गया, जी एच और यहाँ पे टी। इसी प्रकार यहाँ पर एस और यहाँ पर एल, यहाँ ए वी ई और एस। तो देखें एक मिनट, हाँ स्लेव जो है वो बदलता है एल एस एस ई वी ए, बिल्कुल ठीक है। तो इसी प्रकार से देखते हैं मेरे पास रेंज जो है वो किस में बदलेगा। तो रेंज लिख लेते हैं, आर ई आई जी एन एस। आर इधर आ जाएगा, ई इधर, आई जी एन और एस। तो ये किस में बदल गया है, ई आर एस एन जी आई। तो ये है आपका डी ऑप्शन और इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। आगे है प्रश्न नंबर 49। निम्नलिखित में कौन से चिन्हों को परस्पर बदलने पर दिया गया समीकरण सही बन जाएगा। तो यहाँ पर ये समीकरण आपको दिया हुआ है और ये कुछ ऑप्शंस आपको दी हुई हैं। इन दोनों में से, इन चारों में से कौन से विकल्प को अगर मैं इसमें डालती हूँ तो मेरा जो समीकरण है वो सही उत्तर देगा। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शंस को ट्राई कर लेते हैं। पहले है ऑप्शन ए। इसमें अगर मैं भाग और माइनस को आपस में बदलती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा ये 87 भाग 3 जमा 39 माइनस 67 गुना 3, ये मुझे माइनस 133 के बराबर आना चाहिए। तो बॉड मास का ही ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को जब मैंने आपस में भाग किया तो 29 जमा 39 माइनस 67 गुना 3, ये माइनस 133 के बराबर। इन दोनों को करने पर 29 जमा 39 माइनस 201 माइनस 133 के बराबर। इन दोनों को जमा कर लेते हैं, ये आएगा 68 माइनस ये माइनस 133, यानी कि ऑप्शन ए मेरा सही उत्तर है। चलिए बी सी डी को भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। अब दिए गए चिन्हों को आपस में बदलने के बाद मेरा समीकरण कुछ इस प्रकार से होगा, 87 माइनस 3 गुना 39 भाग 67 जमा 3, यह माइनस 133 के बराबर आना चाहिए। तो इन दोनों को भाग कर लेते हैं, 87 माइनस इन तीनों को ही कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। 3 इंटू ये भाग 67 जमा 3 माइनस 133 के बराबर आना चाहिए। तो उससे 87 माइनस 1.75 जमा 3 इसके बराबर ये आएगा 90 माइनस 1.75, जो कि रहेगा 88.25, जो कि 133 माइनस 133 के बराबर नहीं है। तो सी विकल्प मेरा गलत है, बी विकल्प मेरा गलत है। अब सी विकल्प में चिन्हों को परस्पर बदलने के बाद मेरा समीकरण होगा 87 गुना 3 जमा 39 भाग 67 माइनस 3, यह 133 माइनस 133 के बराबर है। इन दोनों को आपस में करने के बाद 87 गुना 3 जमा 0.59 माइनस 3 माइनस इसके, इन दोनों को गुना करने पर 261 जमा ये माइनस 133, इन दोनों को जमा करने पर मेरे पास ये आता है और ये रहेगा 258.59, जो कि माइनस 133 नहीं है। तो सी भी मेरा गलत विकल्प है। आगे है ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी के अनुसार दिए गए चिन्हों को परस्पर बदलने के बाद मेरे पास आएगा 87 जमा 3 माइनस 39 भाग 67 गुना 3, यह माइनस 133 के बराबर है।
और ये दोनों ये तीनों आपस में होंगे तो 87 जमा 3 माइनस ये और ये इस प्रकार से जी। तो ये मुझे माइनस 133 देना चाहिए। ये हो जाएगा 87 जमा 3 माइनस 1.75 जो कि 90 माइनस ये जो कि देगा 88.25 जो कि माइनस 133 नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है, डी भी मेरा गलत हो गया, बी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, केवल पहला विकल्प ही मेरे इस प्रश्न का सही उत्तर था। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो चलिए आखिरी प्रश्न पर चलते हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित हैं। नोट कीजिएगा, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संपूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के तौर पर 13 को आप 1 और 3 में तोड़ नहीं सकते और उस पर कोई भी गणितीय संक्रियाएं 1 और 3 पे नहीं कर सकते। तो देखते हैं यहाँ पर मेरे पास सबसे पहले है 166 और 13 और 4 2 1 1 3 46 और 7। इसमें अगर मैं देखिए यहाँ पर तीसरी संख्या, चलिए तर्क इधर लिखते हैं। तीसरी संख्या का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ और उसमें से 3 माइनस करती हूँ तो मेरे पास दूसरी संख्या आती है। इसी प्रकार जब मैं दूसरी संख्या का स्क्वायर करती हूँ उसमें से 3 माइनस करती हूँ तो मेरे पास तीसरी संख्या आती है। माफ कीजिए, पहली संख्या आती है। तो इसके अनुसार अगर यहाँ पे ये तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या का मैंने स्क्वायर किया और उसमें से माइनस किया तो ये मेरे पास आएगा 16 माइनस 3 जो कि 13 होगा, जो मेरी दूसरी संख्या है। इसी प्रकार दूसरी संख्या का स्क्वायर उसमें से 3 माइनस मुझे देगा मेरी पहली संख्या। तो ये तर्क पहले वाले समूह में तो सही बैठ गया। दूसरे समूह में चेक करते हैं। यहाँ पे 7 का स्क्वायर माइनस 3 यानी कि 49 माइनस 3 जो कि मुझे 46 देता है दूसरी संख्या। इसी प्रकार 46 का स्क्वायर माइनस 3, अब 46 का स्क्वायर होता है 2116 माइनस 3 ये देगा 2113। तो मेरा तर्क इस प्रकार बिल्कुल सही है। चलिए सभी विकल्पों को एक एक करके देख लेते हैं। ये है 97, 33 और 11। बी विकल्प 481, 22 और 5। तो पहली माफ कीजिए तीसरी 11 का स्क्वायर माइनस 3 121 माइनस 3 ये मुझे देगा 118 जो कि दूसरी संख्या नहीं है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। इसी प्रकार 5 का स्क्वायर माइनस 3 जो कि होगा 25, 22 मेरी दूसरी संख्या है, ये ठीक है। इसी प्रकार 22 का स्क्वायर करते हैं और उसमें से 3 माइनस ये होगा 484 माइनस 3 जो कि 481 रहेगा, जो कि मेरी पहली संख्या है। तो बी विकल्प भी मेरा सही उत्तर है, बी विकल्प ही सही उत्तर है। चलिए सी और डी को भी देख लेते हैं। 131, 11 और 3, 3 का स्क्वायर माइनस ये 9 माइनस 3 यानी कि 6। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर माइनस 3 ये देगा 121 माइनस 3 जो कि रहेगा 118, ये गलत है। आगे 236, 36 और 6। तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 ये मुझे देगा 33 जो कि दूसरा नहीं है, तो डी भी गलत है मेरा। इसको देखते हुए ऑप्शन बी रहेगा इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमने एसएससी स्टेनो ग्रेड सी डी 17 नवंबर 2022 शिफ्ट 2 के 50 जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के प्रश्नों को हल कर लिया है। स्टूडेंट्स आप हमारी वेबसाइट www.examsnet.com को जरूर विजिट कीजिएगा और हमारी ऐप भी डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स उनकी डिटेल पीडीएफ सॉल्यूशंस के साथ मिल जाएंगे एक बेहतर तैयारी के लिए। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग हाई। दैट्स ऑल फॉर दिस पेपर। बाय।